हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे लोग और पढ़ाई भी करते होंगे लोग। तो इसके पहले हम मतलब इस अभी हम मैथ का सीरीज चल रहा है, मतलब अभी मैथ का कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। टेंथ का मैथ चला रहे हैं इस पे। और टेंथ का मैथ का से 3 गो लेक्चर दे चुके हैं आप लोगों को। 3 गो मैंने पहले दो गो पार्ट इंट्रोडक्शन का आया था, 2 गो पार्ट इथी का आया था, एक्सरसाइज 1.1 का। अब अगला पार्ट ये जो है ये आपको मिलेगा इथी में, ये आपको 1.2 है ना, उसके इंट्रोडक्शन माने इसको 1.2 का इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय इसमें बताया जाएगा। और उसका एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल बताया जाएगा। और मैथ है ना, मैथ मतलब टेंथ क्लास के कोई भी मैथ ऐसा हम बता दे रहे हैं कि अगर मैथ का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जाए और उसका एग्जाम्पल पढ़ लिया जाए तो ना, तो एग्जाम्पल के बेसिक पर ही उसका एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन होता है। इसलिए एग्जाम्पल पढ़ना ज़रूरी है। कभी कभी तो ऐसा कर देता है कि बोर्ड एग्जाम में भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा लेता है, मैंने जब थोड़ा सा टेढ़ करेगा तो एग्जाम्पल से ही उठाएगा, एग्जाम्पल से उठाता है और मिसलेनियस से उठाता है। इसलिए डरिए मत का, पढ़ाई करते रहिए, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। इसमें आज हम देखेंगे 1.2 का 1.2 का इंट्रोडक्शन। रियल मैथ ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है। हाँ, चैप्टर का नाम रियल मैथ मतलब रियल नंबर ही है। और दूसरा 1.2 के इंट्रोडक्शन चलेगा। तो हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं, मैथ को कॉपी उठाते हैं वीडियो का। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट से पहले इसमें एक थ्योरम दिया है। तो थ्योरम को हम लोग मतलब थ्योरम तो ऐसा पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे इसका कोई भीति नहीं है, लेकिन फिर भी जब दिया है तो समझ ले रहे हैं। थ्योरम का नाम है इसका, थ्योरम का नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम का नाम है। अब थ्योरम के बारे में समझेंगे। ये थ्योरम कहता है, देखिए ये थ्योरम कहता है, थोड़ा सा बुक में लिखा हुआ है। ये थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर सेम आता है। किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर सेम आता है। बस शर्ते ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, तो ऑर्डर को उसमें मायने नहीं रखता है, मतलब फैक्टर सेम ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं तो आप लोगों को जैसे मान लीजिए आप 10 बच्चों का समूह है, 10 बच्चे एक साथ बैठे हैं और 10 बच्चों को कोई काम करने के लिए दे दिया जाए। कोई चीज़ मतलब लेटस की कोई चीज़ गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, समझ में आया। तो कोई काउंट ऐसा भी करते हुए मान लीजिए पहले है कि अगर कुछ भी काउंटे कर रहे हैं तो उसमें अगर आ रहा है कि मतलब नहीं हो रहा है कि 6 7 6 9, मैंने ऐसा मैंने काउंट करके मतलब आप लोगों को बोल दिया जाए कि कोई चीज़ काउंट नहीं करना है। कोई चीज़ मतलब एक लेटस किस तरह एक बक्सा होता है, बक्सा बना ले रहे हैं, बक्सा के जैसे कुछ खेल रहे हैं लोग, तो इसमें से एक एक चीज़ निकालना है। एक एक चीज़ मतलब बक्सा में सेम नंबर रखा हुआ है, बक्सा में जो नंबर है वो सेम रखा हुआ है, सब बक्सा में सेम रखा हुआ है। अब हर बच्चा अलग अलग निकालेगा तो अलग अलग आएगा, अलग अलग सीरीज में आएगा ना कि नहीं। मान लीजिए अगर हम 1 से 6 तक उसमें रखते हैं तो 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब कोई निकालेगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कोई निकालेगा तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5, ऐसा ही होगा। हाँ, बट ऐसा होगा अलग अलग तिथि, अलग अलग में आएगा तिथि, बट इथि तो सेम आ रहा है ना, इसका इसका नंबर तो सेम ही ना आ रहा है क्या। यही मतलब है इथि का, मतलब थ्योरम का मतलब है किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर सेम आता है। अब देखिए किसी भी हम लिख दिए हैं, बोल दिए हैं किसी भी कंपोजिट, लिख दे रहे हैं पहले, किसी भी कंपोजिट किसी भी कंपोजिट नंबर का जब फैक्टराइज करते हैं तो सी है फैक्टराइज करते हैं तो कभी कभी इसमें जेड भी होता है, एस भी होता है, तो इससे घबराना नहीं है। फैक्टराइज फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन इजे फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका
फैक्टर सेम आता है तो उसका फैक्टर सेम आता है इस थ्योरी को तो हम बता दिए जो जिस तरह बुक में लिखा हुआ है। अब आपको ये भी बता रहे हैं कि थ्योरी पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आया। थ्योरी पढ़े हैं हम, इतना बढ़िया लिख दिए हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर सेम आता है, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कंपोजिट नंबर कहाँ से आ गया, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम कंपोजिट नंबर पहले बता दे रहेंगे। कंपोजिट नंबर बताएंगे तो कंपोजिट नंबर बताएंगे तब इथी बताना पड़ेगा आप लोगों को, प्राइम नंबर भी बताना पड़ेगा। प्राइम नंबर बताएंगे तो फैक्टराइजेशन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके हम बता दे रहे हैं का। ये थ्योरम ऐसा ही था, इसको हटा दे रहे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको यहीं पे मिटा दे रहे हैं। थ्योरम यही बात था। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर वो होता है जिस माने वैसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आप कंपोजिट नंबर बता देंगे। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका जिसका माने ऐसा नंबर होता है जो एक और उस वो स्वयं माने एक नंबर जो नंबर है उसको छोड़कर और सब होता है ना, और सब उसके गुणनखंड में आते हैं, और सब उसके फैक्टर में आते हैं। समझ में आया? और सब उसके फैक्टर में आते हैं, उसी को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब इसको परिभाषा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, एक से बड़ा एक नहीं होता, एक कोई नंबर नहीं होता है, ना प्राइम होगा ना कंपोजिट। एक से बड़ा वह नंबर जो प्राइम नहीं हो, प्राइम नहीं हो, जो प्राइम नहीं हो, जो प्राइम नहीं हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहे हैं आपको 4 6 9 6 8 9 12 10 होगा, 10 12 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ अगर 4 का अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 1 आ रहा है, 2 2 1 आ रहा है। तो इसका फैक्टराइज में कितना होगा? 4 का फैक्टराइज में एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाए, देखिए एक तो 2 गुना 2 होगा का गुना 1 होगा। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन में हम क्या बोले थे, प्राइम पहले ई होगा, वही मैंने प्राइम कंपोजिट नंबर होगा जिसका फैक्टर एक और खुद के अलावा और भी कोई आएगा, एक और वह स्वयं के अलावा और भी कोई आएगा तो उसे कंपोजिट नंबर बोला जाता है। एक भी आ रहा है इसके प्राइम फैक्टर में, ई 4, देखिए ई जो 4 है वो 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना हो गया? इसका फैक्टर 3 हो गया। तो ये प्राइम फैक्टर वाले प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ये होगा कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा। और प्राइम नंबर इसके जस्ट उल्टा होता है। प्राइम नंबर ये होता है, प्राइम नंबर आपको बता रहे हैं कि ओके, प्राइम नंबर का परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्राइम नंबर वैसा नंबर जो एक और एंड स्वयं एक और खुद लिखिए ना, स्वयं का लिखिए, एक और खुद को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे का टेबल में नहीं आता है, किसी दूसरे के टेबल मतलब पहाड़ा, समझ में ना, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है। जैसे में आगे आपको 2 हो गया, एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, डॉट 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 आगे। मतलब जब इसे इसका गुणनखंड निकालें ना, जैसे अगर हम 17 का ही गुणनखंड निकालेंगे तो एक मत में 17 यहीं से आएगा। 19 का निकालेंगे तो 1 19 और होगा, आपको 3 का निकालेंगे तो 1 3, 29 को निकालेंगे तो 1 29।
समझ में आया ना। इसका जो बनेगा ना एक के, देखिए प्राइम फैक्टर उसे कहते हैं जो एक के पहाड़ा में आए और वो खुद से कटे, मतलब उसका को और मैंने एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर दूसरा किसी का पहाड़ा में वो नहीं आता है। समझ में आया ना। इतना लैंग्वेज मैंने इतना खुदरा लैंग्वेज बोलने का आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, इसलिए बोले हैं कि एक के और वो खुद को पहाड़ा में छोड़कर दूसरे किसी नंबर में नहीं आता, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक के और खुद के छोड़कर दूसरे किसी नंबर के पहाड़ा में आता है, दूसरे किसी नंबर के टेबल में आता है, उसे कंपोजिट नंबर बोला जाता है। दोनों लोग आ गया अच्छा से, क्या इसे उतार लीजिए, इसको मटका रहे हैं हम। अब थ्योरम इसके बाद हम समझाएंगे। थ्योरम थोड़ा सा बताए हैं पहले भी, इसके बाद एक और नंबर। अच्छा, फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन बोले हैं ना, तो फैक्टराइजेशन क्या ले हम लिखेंगे। फैक्टराइजेशन देखो, किसी भी नंबर को फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने की प्रक्रिया को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। जैसे हम देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम आपको 40 लिख रहे हैं 2 मर्त में 20, 2 से 10, 2 से 5, तो इसको लिख जाएगा ऐसा 14 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये जो प्रोसेस हो गया ना, इतना प्रोसेस, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की प्रक्रिया को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। यानी कि फैक्टर के प्रोडक्ट का मतलब, इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुना होता है। फैक्टर के प्रोडक्ट को गुना कर करके लिखा जाता है, उसे फैक्टराइजेशन बोला जाता है। और देखिए, इसमें ई भी प्राइम नंबर है, ई भी प्राइम नंबर, ई भी प्राइम नंबर, ई भी प्राइम नंबर। तो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर को, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखने की प्रक्रिया को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे इस प्रोसेस को। समझ में आया ना। अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में बोला जाएगा इसको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम मतलब होता है अभाज्य नंबर होता है, अब कंपोजिट मतलब होता है भाज्य नंबर होता है, अब फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड होता है। समझ में आया ना। अब प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड, हिंदी उसका ही होता है। आप कंपोजिट तो उसका नहीं, कंपोजिट का निकालेंगे, कंपोजिट नहीं पूरा है। प्राइम नंबर का पीछे बताइए, कंपोजिट नंबर का भी हिंदी ऐसे बता दें, उसका भाज्य गुणनखंड होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड करना होता है, तो इसको हम अटका रहे हैं, ये थोड़ा सा बता दिए हैं। अब ये कह रहा है थ्योरम कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आता है। समझ में आया ना। जिसे हम किस तरह लिखे हैं, 40 से लिखेंगे। अब देखिए, कोई ऐसा भी तो इसको लिख सकता है ना कि अगर 40 8 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 होगा, सॉरी, हाँ नहीं यार, 2 होगा, अब 2 ऑन आएगा। 40 में कोई ऐसा नहीं लिख सकता है। अब कोई 40 को इसके पहले क्या लिखे थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखे थे। अब कोई ऐसा भी लिख सकता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब कोई ऐसा भी लिख सकता है कि हाँ, ऐसा भी लिख सकता है कि इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 है, थोड़ा सा फास्ट में 2 इंटू होगा। ऐसा भी तो लिख सकता है किसी का। देखिए, बस वही बोले कि इसका ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। बट ये जो है ना, ये नंबर जो है, नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर सेम आएगा। किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम नंबर सेम आता है। ये तो स्वाभाविक है, सेम आएगा, एक नंबर का है तो। यही ये थ्योरम कह रहा है, थ्योरम में कुछ है नहीं क्या। इसे में हम थ्योरम ही समझ लिए। इसी को अगर हम असेंडिंग क्रम में लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसको हम सजा देंगे तो यही ना आएगा बढ़ते क्रम। इसको जब हम सजाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। बढ़ते क्रम में जब इसको सजाएंगे तो यही ना आएगा। तो किसी भी, यही थ्योरम कह रहा है, थ्योरम का मतलब आप समझ लिए। थ्योरम में कोई ऐसे में कुछ था नहीं, बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी दिया है तो थोड़ा सा इति करना। अगर वो थ्योरम नहीं होता तो कहाँ से आप प्राइम नंबर जानते, कंपोजिट नंबर जानते, फैक्टराइजेशन किसे बोल रहे हैं कहाँ जानते। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड होता है, प्राइम नंबर मतलब होता है, बता ही दिया है सबका। अब हम किताब को उठाते हैं, किताब के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 का कर है। एग्जाम्पल नंबर 5 कर है संख्याओं n के पावर, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। मतलब कोई नंबर है 4 के पावर n, 4 के पावर n, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये n हो गया। 4 के पावर n पर विचार कीजिए और n कोई नेचुरल नंबर है। अब देखिए सवाल हम समझ लिए, सवाल आप लोग समझा रहे हैं। ये कह रहा है कि किसी भी कोई नंबर है 4 के पावर n, जहां पे n जो है ना, n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये r हम ऐसा ही देते हैं, नेचुरल नंबर है। n कोई नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू कुछ भी रखें, n का वैल्यू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट चल जाता है। आप लोगों को पता है 1 से ही उसका स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, जीरो में भी होता है। माइनस वाले को नेगेटिव इंटीजर और प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोला जाता है। और एक होता है जीरो इंटीजर, जिसको जीरो वैल्यू होता है, जीरो इंटीजर बोलते हैं क्या। उसके बाद होता है रियल नंबर, बता दिया था आपको, पॉइंट वाले जितना भी नंबर होता है उसे रियल नंबर बोला जाता है। रियल नंबर को अगर पूरा मैंने p/q के रूप में लिखा जा सके पर रेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे p/q के रूप में नहीं लिखा उसे रेशनल नंबर बोला जाता है। थोड़ा सा बता दिए क्या, बैक में आप लोग रिवाइज करते रहे, नहीं तो हम बताएंगे, मिलेगा तब तक। n कोई नेचुरल नंबर है। अब कह रहा है कि n का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो n का, अगर यहाँ पर वैल्यू रखे, कोई ऐसा पावर होगा जो 4 का जो डिजिट है वो 0 पर समाप्त होगा। मतलब n का कोई क्या वैल्यू रखा जाएगा, n का कोई ऐसा वैल्यू रखा जा सकता है, कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है जो 4, अगर मान लीजिए हम अगर 4 का स्क्वायर 1 करते हैं तो 4 आएगा। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आएगा, आएगा ना, 64 आएगा ना। 4 का अगर 4 लिखते हैं तो कितना आएगा, 24 1 25, कितना है, 256 है। ऐसा ही आगे तो हम तो करते रह जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि लास्ट अंक 0 आ रहा है कि नहीं, लास्ट अंक 0 आ रहा है कि नहीं। यही पूछ रहा है कि 4 का कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसके पास 4 का जो लास्ट अंक हो वो 0 आ जाए। n का कोई नंबर हो सकता है जो 4 का लास्ट अंक 0 आ जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, हम लिख कर पूरा जांच करते जा जाएंगे, ऐसा होगा भी नहीं और जांच करने से कोई फायदा भी नहीं है। और आज जब नहीं जानेंगे विधि, तब जब नहीं जानेंगे कॉन्सेप्ट, तो जांच करना पड़ेगा। तो इसका हम कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बता रहे हैं, इसको छोड़िए। देखिए जितना भी नेचुरल नंबर का, किसी भी नंबर का पावर होता है, जितना भी नंबर होता है किसी भी नंबर का पावर तभी 0 पर समाप्त होगा जब नंबर ये जो है, किसी भी नंबर का पावर कुछ भी रखे, वो नंबर का लास्ट अंक 0 तभी आएगा जब वो नंबर के फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का एक कम से कम एक पेयर हो। बात समझे। किसी भी नंबर, लिखी दे रहे हैं, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का पावर कुछ भी काहे ना हो, POW या पावर कुछ भी रखे, देखिए वो लिखे हैं किसी भी नंबर का पावर कुछ भी रखने पर, वो तबे 0 आएगा, तभी 0 आएगा, तबे हो सकता है को, तभी 0 आएगा। उस कुछ भी रखने पर उसका लास्ट डिजिट, इंड डिजिट, तभी इसके तबे 0, तबे उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, आएगा आएगा जब वो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये यहाँ आई हो गया फैक्टराइजेशन, साफ लिख देना जी, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 2 और 5 दोनों
का एक पेयर होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर उसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, पावर कुछ भी रहेंगे, जीरो पर समाप्त होगा, जिसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों आना निश्चित, दोनों आना अनिवार्य है, तभी जाके जीरो पर समाप्त होगा। 4 का क्या करेंगे, 4 का अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 होगा। इसमें तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का पावर, कब 4 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका डिजिट उसका लास्ट अंक जीरो नहीं आएगा। 4 का पावर कुछ भी रखेंगे, 4 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका लास्ट अंक जीरो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन में 2 तो है, 5 नहीं आ रहा है। और किसी भी उसी नंबर का स्क्वायर या पावर रखने, कुछ भी रखने पर जीरो आता है, जब उसके फैक्टराइजेशन में 2 5 दोनों आता है। तो इसमें 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा का, ऐसा आप लिख लीजिएगा, बता दिए हैं। ऐसे में अगर 8 कर देता, 8 का पावर n कर देता, 8 का पावर अगर n कर दे रहे हैं, 8 का पावर n तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, इसका फैक्टराइजेशन ये ना होगा है। इसके मतलब इसका भी तो नहीं आएगा ना, खाली 2 आ रहा है, इसको हटाए। अगर यहाँ पे 25 कर दे तो बता रहे एग्जाम्पल, हम अलग अलग वैल्यू चेंज कर बता रहे हैं। एग्जाम्पल अगर 25 कर दे, 25 का क्या होगा, 25 सॉरी बह गया, गजब बात है, तो गजब बह जीती, 5 × 5 होगा ना। तो इसमें भी देखिए, इसको भी ई भी जीरो पर नहीं समाप्त होगा। ई भी क्यों नहीं जीरो पर समाप्त होगा, इसके फैक्टराइजेशन में क्या हो रहा है, इसके फैक्टराइजेशन में 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है, वही अंक जीरो पे समाप्त होगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 20 लिख दे रहे हैं, देखिए अब देखिए 20 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 लिख सकते हो, है 2 दूना 4 5 20। तो 20 को होगा ना, 20 जो होगा, 20 का अगर n रखे, n का अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना, n का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, n मतलब पूर्णांक है, मतलब सॉरी n इथी है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना तो उसका एंडिंग पावर, लास्टिंग डिजिट जीरो आएगा, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है। 30 रखेंगे, 30 भी देख लेंगे, 30 का क्या होगा, 30 का आपको होगा ना, 30 का नहीं होगा, 2 × 5 × 3, तो 2 1 3 मतलब 5 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 30 का भी पावर जीरो पर समाप्त होगा। अच्छा हम समझ रहे हो कि लोग क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा, ये लिखना जरूरी है अपना, ये लिख कर याद कर लीजिएगा, किसी भी नंबर का पावर कुछ भी रखने पर वह तब्बे उसका सॉरी, हाँ ऐसा ही लिख दीजिए, उसका समझ में आना चाहिए, बस लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा लिखावट इसी भी हो सकता है, उसी मिले, लेकिन समझ में आना चाहिए। उसका एंडिंग जीरो, उसका एंड डिजिट मतलब लास्ट अंक, इसका हिंदी को लास्ट अंक जीरो आएगा जब वह नंबर के प्राइम फैक्टर में, मतलब अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, इसका हिंदी है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का एक पेयर होना चाहिए, दोनों आना अनिवार्य है, एक आएगा तो नहीं हो पाएगा, दोनों आना अनिवार्य है। इसको मटका रहे हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आया ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि 6 और 20 का HCF एंड LCM आप लोग पहले पढ़े होंगे। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ में आया ना। HCF का मतलब होता है कोई भी नंबर का वैसा, अगर मान लीजिए हम कोई दो नंबर निकालना है, 20 निकालना है, 20 निकालना है, 90 निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसा नंबर अगर मान लीजिए हाईएस्ट कॉमन पे 10 होगा, तो 10 से ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो दोनों को पूरा काट सके,
10 से अगर 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि इन सब का दोनों का जो कॉमन दोनों का जो फैक्टर होगा, फैक्टर बताए थे, वो फैक्टर में सबसे हाई 10 ही होगा। और आपको समझ में आने के लिए बता रहे हैं कि 10 से ऐसा कोई भी बड़ा नहीं नंबर होगा, 10 से कोई भी बड़ा नहीं नंबर होगा जो इसको भी पूरा 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 भाग देने पे इसका दोनों का रिमाइंडर 0 आ जाए। 10 से ऐसा कोई बड़ा नहीं नंबर होगा, बड़ा से बड़ा नंबर 10 ही होगा। एलसीएम समझ, एलसीएम समझ गए। अब देखिए एलसीएम समझा रहे हैं। अब हम एलसीएम 3 4 को निकाले ना, एलसीएम 3 4 को, तो 3 4 का एलसीएम आप लोग पता है कि 3 4 का एलसीएम 12 होता है, समझ में आया? तो 12 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं होगा जो दोनों का मल्टीपल में आ जाए। समझ गए एलसीएम का मतलब? 12 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं होगा, 12 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं होगा जो दोनों के मल्टीपल में आ जाए। मतलब दोनों को मैंने, हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 12 है, तो 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी 12 कट जाएगा। अगर 12 से कम कोई लेंगे संख्या ना, तो 4 से कटेगा तो 3 से नहीं, 3 से कटेगा तो 4 से नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर 12 से कोई 9 ले रहे हैं तो 3 से कटेगा, 4 से नहीं। और दूसरा 8 ले रहे हैं तो 4 से कटेगा, 3 से नहीं। समझ में आया ना? जो कम से कम दोनों से कटने वाला कम से कम नंबर होगा ना, 12 ही होगा। इसी को एलसीएम बोला जाता है। एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे, लोग मतलब नहीं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया होगा। कुछ लोगों को समझ में आएगा, जिस लोगों को नहीं समझ में आएगा उस लोगों को हम समझा दे रहे हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है, पूरा मतलब नहीं होता है, पूरा यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब नहीं होता है सब। एलसीएम का कोई मतलब क्या होता है, एचसीएम का कोई मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब हम बता दिए। नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो के पाछे कीजिए और देखिए, क्योंकि मैं पूरा मतलब अच्छा से इसको बताया है। एक और छोड़िए, एक बार और बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, उन लोग को देखने लगेगा कहेंगे बकवास कर रहा है खाली, लेकिन जो बताएं वो सच है। देखिए इसको क्या कर रहा है, इसको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जानते हो किस मेथड से? इन यूज मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हो नहीं समझते, हम बता रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हो गया, जैसे देखिए 6 है, तो आप 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 × 3 होगा ना, 3 × 1, तो 6 इक्वल टू क्या होगा? 6 इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 × 3। अब देखिए 20 का कीजिए, 20 का इधर कीजिएगा तो 20 का क्या होगा? 2 10 2 5 5 1, तो 20 का क्या होगा? 2 × 2 × 5। तो दोनों में कॉमन हाईएस्ट क्या है? दोनों में कॉमन 2 ही ना आ रहा है, तो इसका एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ ऑफ 6 × 20 इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम ऑफ 100 × 20 इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम जानते हो क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है, 2 × और उसके बाद बच कौन गया? 3। उसके बाद क्या बच गया? 3। और उसके बाद क्या बच गया? इसमें 2 और 5, तो क्या होगा? कितना हो जाएगा ये? 3 × 2 = 6, 2 × 12 = 60। इसका एच सी एफ 60 हो जाएगा। तो एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया। सॉरी यहाँ पे 5 है मेरे का। अब देखिए सवाल तो आंसर आ गया, लेकिन फिर भी एक और इसमें मिलाता है। इसमें एक थ्योरी मतलब नहीं है, आप एक स्टेटमेंट फार्मूला थ्योरी जो भी कही आप लोगों के लिए, वो कहता है, थ्योरी कहता है कि जानते हैं, थ्योरी कहता है मैंने इसका अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ सही निकला है कि नहीं निकला है जांच करने के लिए, अगर आप ए बी का गुना करेंगे तो एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी जहाँ पे कोई नंबर है, एनी इंटीजर है, समझ में आया ना, एनी मैंने कोई नंबर है, ए बी का गुना करेंगे तो एलसीएफ गुना एचसीएफ आएगा। ये फॉर्मूला ही समझिए या कुछ भी समझिए, थ्योरी समझिए, फॉर्मूला समझिए, इसको रट लीजिएगा। ए बी का जो गुणा, ए बी का जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। ए बी का जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम एचसीएफ, अब उसको प्रूफ कर देना है ना, प्रूफ इसी से कर दे रहे हैं क्योंकि अभी इसका बनाए हैं। तो इसका ए बी क्या है? इसका ए है 6 है,
इसका ए क्या 6 आया है, अब बी कितना है 20 है, इक्वल टू HCF ऑफ LCM ऑफ 6 इंटू 20 गुना HCF ऑफ 6 इंटू 20। अब देखिए 6 गुना कितना होगा 120 होगा, इधर LCM इसका कितना है, LCM 60 आया है, HCF कितना है 2 आया है, 120 इक्वल टू 120। प्रूव हो गया। देखिए ये थ्योरी पूरी मैंने इसको स्टेटमेंट पूरा करवा दिए। अब आगे चल के कैसा क्वेश्चन आएगा, दो गो नंबर दे देगा, कोई नंबर दो गो दे देगा, समझ में आया ना, उसका LCM दे देगा, बोलेगा HCF निकालिए। अगर दो नंबर दे रहे, इसको मटका दे रहे हैं, प्रूफ किए थे, दो नंबर दे रहा है, मान लीजिए अगर AB दे दिया है, AB दे दिया है, LCM पूछ रहा है, LCM अगर LCM बराबर क्या होगा, LCM ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, LCM ऑफ AB इक्वल टू इन होगा A इंटू B इक्वल टू HCF होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब HCF पूछे तो क्या होगा, HCF पूछे तो इन होगा HCF ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B बाई LCM ऑफ AB होगा ना, ये होगा, दोनों बता दिए। अभी कभी कोई जानते हैं कैसे पूछता है, अभी जानते, अभी ऐसा पूछ देगा कि आप लोग को बताना है, ए बराबर क्या होगा, समझ में आया, ए बराबर थोड़ी, ए को नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ देगा, LCM देगा कि किसी भी दो नंबर का LCM इतना है और HCF इतना है, एक नंबर ए है तो दूसरा नंबर बताए। अगर मान लीजिए ए बराबर पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होगा, समझ में आया, इधर गुना में तो इधर डिवाइड में, जब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चल जाएगा। A इक्वल टू LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB बाटा B। अब B निकालना हो तो ऐसा कर देंगे का, तो इसी में मैंने ऐसा ही सवाल घुमाएगा, अच्छा होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सब जो पोर्शन बताया ना, आप लोग को कहीं हो सकता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा पोर्शन डाले, ऐसा क्वेश्चन डाले, तो घबराइएगा मत, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा तो आप इधर उधर करना सीख ही लोगे का। ये हो गया। अब देखिए का, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन के एक दो और क्वेश्चन है, बना देना, छोड़ देना है का, वीडियो ज़्यादा को लंबा नहीं करेंगे। हम आशा करते हैं 7 नंबर ऐसा ही क्वेश्चन है, 96 104 HCF HCM ज्ञात कर लीजिए, इसी मेथड से 96 भी ज्ञात हो जाएगा। और भाई 8 नंबर जो है एग्जाम्पल, उसको हम बना दे रहे हैं। 8 नंबर एग्जाम्पल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें 3 गो संख्या दे दिया है, और ये जो नंबर था ना, ये दुइये गो नंबर के लिए वैल्यू होगा, 2 गो प्राइम नंबर, 2 गो नंबर के, 2 गो पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यू होगा। आज जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, LCM HCF, ये पॉजिटिव का, निगेटिव का इसमें नहीं निकाला गया है, निगेटिव नहीं निकाला जाता है, निगेटिव होगा, वो आगे है, वो आप लोग को बस की थी नहीं है, लेकिन जो इसमें है, जो आपके सिलेबस में वहीं पढ़िए। और है ये है 7 नंबर बना दीजिएगा, क्योंकि वैसा ही दिया है, 96 दे दिया है, 20 के 6 के जगह पर 96, 120 के जगह पर मतलब 60 के कुछ था, हाँ कुछ भी था, उसका मतलब नहीं है हमको, 20 था ना, 6 20 था, तो मान लीजिए 6 के जगह पर 96, 20 का इतना HCF और HCF ज्ञात करना है दोनों को, तो आप HCF ज्ञात कर लीजिएगा, LCM के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, दोनों का लेखा जरूरत है का। अब देखिए 3 नंबर दिया है, 3 नंबर दे दिया है, 3 नंबर के, अब आपको बता रहे हैं, एक ही और एक लास्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 को कह रहा है 6 दे दिया है, 6 72 120, समझ में आया ना। इसको LCM भी ज्ञात करना है, और LCM फाइंड मैंने LCM एंड HCF इन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका LCM और HCF फाइंड करें। तो हम LCM निकालेंगे, ध्यान दें, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2 इंटू
2 इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा। 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 इसलिए नहीं लिखा जाता है कि अगर 1 अगर लिख के भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 लिख ही दे रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करने में, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने से वो संख्या सेम रहता है। और किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने को जीरो, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने में, 1 से मल्टीप्लाई करने पर या 1 से डिवाइड करने पर वह संख्या सेम होता है। और किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ रहे हैं या जीरो घटा रहे हैं तो वो संख्या सेम होता है। समझ में आया ना। वहीं अगर जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम तो बिगड़ जाएगा। जीरो जहाँ पे मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन जब डिवाइड करेंगे ना तो उसका कोई आज तक स्टेटमेंट ही नहीं निकला, उसका कोई आज तक वैल्यू ही नहीं, कोई नहीं बता पाया। इनफाइनाइट होता है, उसी को इनफाइनाइट बोला जाता है। किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पे 72 को देखेंगे, 72 को देखेंगे 2 होगा, 36 होगा, 2 होगा, 18 होगा, 2 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 3 होगा, हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 72 को अगर हम लिख रहे हैं तो 72 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दूना 18, 18 3 18 36 गुना 72। अब कहा है 120 है, 120 है। 120 को क्या करेंगे हम, 120 को इसी करने के लिए, हाँ 120 को निकालने का करेंगे यहाँ पे 120 2 से 60 होगा, 2 से 30 होगा, 2 से 15 होगा, 3 से 5 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 120 के लिए, इस 120 के लिए आपको 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ऊपरला वाले को 2 का पावर 1 इंटू 3। तो पावर 1 नहीं लिखा जाता, ऐसा ही लिख दीजिए। दूसरा को लिखेंगे आप 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 दो है ना, 3 गो 2 का पावर 3 लिख दिए और 2 गो 3 का पावर 2 लिख दिए हैं। अब इसको आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिए 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए तो इसमें कॉमन कब होगा, कॉमन 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, तो HCF क्या होगा इसका, HCF ऑफ 6 72 120 इक्वल टू 120 इक्वल टू 2 हो जाएगा। HCF आंसर हो जाएगा CF 2। LCM जहाँ पर निकालना होगा ना LCM, तो हम LCM यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके नीचे लिखे चाहे कहीं लिखेगा, LCM लिख दे रहे हैं हम। LCM ऑफ 672 120 का इक्वल टू, देखिए LCM निकालने के लिए देखिए इसमें 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 का जो हाईएस्ट माने होता है, ग्रेटेस्ट पावर इंटीजर माने होता है, ग्रेटेस्ट पावर इंटीजर मतलब हाईएस्ट, इसका पावर कितना है, समझ में आया ना। इसको बोला जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कितना है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया जो कॉमन हो, समझ में आया ना, जो दोनों में तीनों में कॉमन हो और सबसे ज्यादा हो। तो ये तीनों में कॉमन 2 है कि नहीं, और 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लिखेंगे। और फिर तीनों में कॉमन है कि नहीं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ए यार इसका 2 नहीं होगा, सॉरी हम गलती बोले हैं, इसका जो है ना, इसका एक इसमें है, इसका 2 नहीं होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 गो, इसमें भी 3 है, एगो, तो एगो तो कॉमन है ना, तो इसका इथे हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। समझ में आया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। आपको प्रूव करना है तो 6 से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 मर्त में आएगा, अगर 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 मर्त में आएगा, 6 से पूरा कट जाएगा। तो LCF इसका 6 होगा। थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा फ्लो में कुछ गलती कर दे, इसके लिए सॉरी, मतलब सुधार दिए हैं। अब देखिए तीनों में 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है ना, तो बोले है ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट नहीं, जो ज्यादा बार पावर आया है, तो इसमें 3 लिखेंगे यहाँ पे इंटू 3। 3 का पावर कितना है सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, इसका 1 है, इसका 1, इसका 2 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, बच क्या गया 5, तो 5 लिखेंगे। तो इसका LCM निकालना हो तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5, समझ में आया ना। तो क्या करें, 2 दूना 4 दूना 8 तिरका 24, 24 तिया पीछे 7 24 यहाँ 72, 72 पचे 72 पचे होगा आपको 350, 70 पचे 70 350 और 5 पचे 25, 375,
हाँ 350, इसका इसका एलसीएम होगा 375 होगा आंसर। अब देखिए इसमें आप सोचेंगे कि हाई जो रूल फॉलो कर ले, हाउ एलसीएम वाला बताए थे कि ए बी का प्रोडक्ट होता है, मतलब कोई भी अगर 2 नंबर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ और जो एलसीएम आएगा उसको दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। तो 3 गो इथी में फ्लो नहीं करता है। 3 गो अगर दे दिया जाए 3 गो नंबर, तो 3 गो नंबर में फ्लो नहीं करता है। 3 गो नंबर में होता है, हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को सिलेबस से बाहर है। इसके लिए उसका एक कभी हम शिफ्टेड में नहीं होता है कि 5 से 7 या 10 मिनट का वीडियो एक बनाकर उसको उसको डाल देंगे, लेकिन पढ़ना जरूर, लेकिन डाल देंगे, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं वो। इतना ही इसका एक हित हो जाएगा। पहले भी देख रहे हैं, एक बार और मल्टीप्लाई, हमको तो लग रहा है थोड़ा सा डाउट हो गया, एक बार और इसको देख ले रहे हैं। तो 3 दूना 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 3 72, 30 से 60 72, अब 72 70 हाँ 350, 5 25 25, 375 ही होगा सर, सही है। मैं है ना, हम 8 एग्जाम्पल करा दिए हैं, 8 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल छोड़े आप लोग इसलिए कि सेम था इसलिए उसको नहीं कराए हैं। आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा और इसका तैयारी अच्छा से करते रहिए और मन से पढ़ते रहिए क्या। और इसके अब जो अब बाद वीडियो मिलेगा वो चैप्टर का मिलेगा। हम उम्मीद मैंने नहीं बोला, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप जब यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर डायरेक्टली इस वीडियो पर आप आ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसी देखें, पाछे की वीडियो देखें। अगर आप मतलब अब अगर आप 10th क्लास से ज़्यादा हैं, 10th क्लास में नहीं हैं, 10th क्लास ऊपर में हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिए, वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके मतलब फैमिली हो या रिलेटिव हो या कोई दोस्त हो, मतलब जो भी 10th का लड़का है उसको मतलब जानकारी दीजिए कि हाँ ये वीडियो मतलब अब थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, अच्छा कंसेप्ट बताते हैं, किस तरह एलसीएम और एचसीएफ का फुल बढ़िया बताया है, उस तरह सपोर्ट कीजिएगा उनको भी। मतलब अगर मान लीजिए आपकी वजह से उनको पास वीडियो चल जाए, उसको वीडियो देखने में क्या लगता है, ऐसा में भी। और आजकल का लड़का है जो सब मतलब नहीं होता है, इधर भी हर दफे दिन भर फोन चलाता रह जाएगा, दिन भर फोन चलाता रह जाएगा, लेकिन बोला जाएगा कि को क्या फायदा हुआ फोन से, तो कुछ नहीं। तो रील देखेगा, शॉर्ट वीडियो देखेगा, कॉमेडी वीडियो देखेगा, फिल्म देखेगा, तो फिल्म देखने से कुछ होगा, आप बताइएगा तो वीडियो देखेगा सब क्या। और भी सब विधि है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर आप लोग इथी हैं, आप लोग इथी बड़े हैं आप लोग, नहीं तो उसको भी सपोर्ट कीजिए, उसको बताइए और थोड़ा सा हमारा भी तो सपोर्ट होगा ना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए क्या। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हम लोग अच्छा से समझा पाते होंगे। थैंक यू वेरी मच।